आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास कर्मभूमि के कुछ पन्नों को पलटेंगे। हाँ, कर्मभूमि। और मतलब हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि जब किसी इंसान के आदर्श, उसके उसूल, समाज की कड़वी हकीकत से टकराते हैं तो होता क्या है। किरदारों के अंदर क्या टूटता है, क्या जुड़ता है, वो बदलते कैसे हैं। और ये टकराव शायद 1930 के दशक के भारत में सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा था। सही। हमें ये याद रखना होगा कि कर्मभूमि ये 1932 में लिखी गई थी। वो गांधीवादी आंदोलन का दौर था। सविनय अवज्ञा, दांडी मार्च। हाँ, उसी की गूंज हर तरफ थी। और उपन्यास का जो मुख्य किरदार है अमरकांत, वो उसी उथल पुथल की पैदाइश है। अच्छा। वो एक अमीर घर का बड़ा आदर्शवादी लड़का है। अपने पिता के सिद्धांतों से उसे नफरत है, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए वो उन्हीं पर निर्भर भी है। और शायद इसी एक लाइन में मतलब पूरी कहानी का सार छिपा है। बिल्कुल। तो चलिए इसी को खोलते हैं जरा। अमरकांत और उसके पिता लाला समरकांत, इनके बीच का रिश्ता बड़ा अजीब है। हाँ। पैसों और उसूलों को लेकर एक ठंडी लड़ाई हमेशा चलती रहती है। अमरकांत अपने पिता से साफ साफ कहता भी है, धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तौल सकता। और ये बात अंदर तक चुभती है कि उसके पिता ने जो पैसा कमाया है वो गरीबों को ठक्कर और मतलब चोरी का माल बेच कर आया है। तो ये सिर्फ एक जनरेशन गैप नहीं है। नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर है। एकदम। समरकांत के लिए पैसा और इज्जत ही सब कुछ है। प्रेमचंद लिखते हैं कि वो अपनी संपत्ति को पुत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते थे। सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात है ये। और दूसरी तरफ है अमरकांत, जिसके लिए आत्मा, उसूल ये सबसे ऊपर है। वो उस पैसे से घिन करता है जिस पर वो पल रहा है। और यही कश्मकश। हाँ, यही कश्मकश उसे अपने ही घर में एक अजनबी, एक आउटसाइडर बना देती है। अगर एक पल के लिए रुककर सोचें तो अमरकांत का गुस्सा बिल्कुल जायज लगता है। वो जिस सिस्टम का हिस्सा है उसी से लड़ना चाहता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। बिल्कुल। और ये अजनबीपन सिर्फ पिता के साथ नहीं है, उसके शादीशुदा जीवन में भी साफ दिखता है। हाँ, सुगधा के साथ। उसकी पत्नी सुगधा के साथ उसके रिश्ते को समझाने के लिए प्रेमचंद ने जो उपमा दी है जबरदस्त है। कौन सी? वो कहते हैं कि दोनों ऐसे हैं जैसे दो भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हों। क्या बात है। इससे ज्यादा सटीक तरीके से उनके रिश्ते को शायद ही कोई समझा सकता है। बिल्कुल। सुगधा एक प्रैक्टिकल औरत है। वो उसे एक नाकामयाब इंसान समझती है जो पैसे कमाने की फिक्र नहीं करता। हाँ, वो उसे ताना भी देती है कि तुम 10-10, 5-5 रुपए के लिए दूसरों की खुशामद करते फिरते हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। तो मतलब एक तरफ पिता का दबाव, दूसरी तरफ पत्नी के ताने। ऐसे माहौल में उसे समझेगा कौन? सिर्फ एक ही इंसान है, उसकी सौतेली बहन नैना। हाँ, नैना का किरदार एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। दोनों के बीच बहुत गहरा स्नेह है। और नैना ही है जो अमरकांत की फीस के लिए अपने कड़े तक देने को तैयार हो जाती है। और शायद यही एक सहारा है जो उसे घर के बाहर की दुनिया के अन्याय से टकराने की हिम्मत देता है। सही कहा, क्योंकि कहानी सिर्फ घर की चार दीवारी तक तो सीमित नहीं है। नहीं, असल लड़ाई तो बाहर शुरू होती है। बिल्कुल। घर के अंदर वो अपने आदर्शों और परिवार के यथार्थ के बीच पिसरा है। लेकिन जब वो घर की दहलीज लांघता है तो यही टकराव एक बहुत बड़ा और खतरनाक रूप ले लेता है। वो गोरे सैनिकों वाली घटना। हाँ, जहाँ कुछ गोरे सैनिक एक महिला के साथ बदसलूकी करते हैं और डॉक्टर शांति कुमार बीच बचाव करने आते हैं और उन्हें गोली मार दी जाती है। अमरकांत ये सब अपनी आंखों से देखता है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। हाँ? भय की भांति साहस भी संक्रामक होता है। मतलब डर की तरह हिम्मत भी फैलती है। एकदम। जब मजदूर डॉक्टर साहब को गिरते देखते हैं तो उनका डर वो गुस्से में बदल जाता है और वो उन सैनिकों पर टूट पड़ते हैं। ये शायद पहली बार है जब अमरकांत व्यक्तिगत गुस्से को एक सामूहिक चेतना में बदलते हुए देखता है। ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट है। हाँ, बिल्कुल। उसे एहसास होता है कि अन्याय सिर्फ उसके घर की तिजोरी में नहीं बल्कि पूरे समाज की नसों में दौड़ रहा है। और ये चेतना तब और मजबूत होती है जब वो मंदिर वाला विवाद होता है, अछूतों के प्रवेश को लेकर। हाँ, जब लाला समरकांत और मंदिर के पुजारी अछूतों को मंदिर में घुसने से रोकने के लिए उन्हें बुरी तरह पीटते हैं। वो दृश्य तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? प्रेमचंद लिखते हैं, भगवान के मंदिर में भगवान के भक्तों के हाथों भगवान के भक्तों पर पादुका प्रहार होने लगा। ये लाइनें उस वक्त के समाज पर एक तमाचे की तरह हैं। बिल्कुल। और ये उपन्यास के सबसे मजबूत हिस्सों में से एक है। ये उस समय के सामाजिक भेदभाव पर एक
एक सीधी चोट है। उस दौर में छुआछूत एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी। बहुत गहरी जड़ें जमा चुकी थी। मंदिर जो सबके लिए होना चाहिए था, वो भी इस भेदभाव का गढ़ बना हुआ था। प्रेमचंद इस घटना से पूरे समाज का खोखलापन दिखा रहे थे। और डॉक्टर शांति कुमार का भाषण, हमारे शास्त्र में तो ये लिखा है कि भगवान की दृष्टि में न कोई छोटा है न बड़ा। हाँ, और यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। सुखदा का बदलना। हाँ, सुखदा का बदलना। जो सुखदा अमरकांत को उसके आदर्शों के लिए कोसती थी, जो सिर्फ गहनों और साड़ियों की दुनिया में रहती थी, वही सामाजिक अन्याय देखकर एक लीडर के तौर पर सामने आती है। जब मंदिर वाले मामले में डॉक्टर शांति कुमार घायल हो जाते हैं तो सुखदा पूरी भीड़ को लीड करने लगती है। अमरकांत खुद हैरान रह जाता है। वो सोचता है, विलासिनी के हृदय में कितनी वेदना, कितना स्वजाति प्रेम, कितना उत्सर्ग। उसे अपनी पत्नी का एक बिल्कुल नया रूप दिखता है। लेकिन एक सवाल है, क्या ये बदलाव थोड़ा अचानक नहीं लगता? अच्छा सवाल है। एक विलासिनी जो सिर्फ अपने आराम की सोचती थी, वो रातों रात एक जननायिका बन जाती है। देखिए, मुझे लगता है प्रेमचंद ये दिखाते हैं कि वो बीज हमेशा से सुखदा में था। अच्छा। वो सिर्फ दबा हुआ था। वो स्वाभिमानी है। अन्याय उसे बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो अन्याय उसके पति के साथ हो या समाज के साथ। बिल्कुल। जब वो उस क्रूरता को अपनी आंखों से देखती है तो उसके अंदर की करुणा और स्वाभिमान दोनों जाग उठते हैं। मतलब अमरकांत को जो चीजें किताबें पढ़कर और सोच विचार कर समझ आती हैं, वो सुखदा को जिंदगी का एक कड़वा अनुभव एक झटके में सिखा देता है। तो जहां अमरकांत विचार का प्रतीक है, वहीं सुखदा कर्म का। एकदम सही। और ये शायद प्रेमचंद का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। उस दौर के हिसाब से तो बहुत बड़ा। हाँ, उस दौर में जब ज्यादातर नायक पुरुष होते थे, उन्होंने एक ऐसी महिला पात्र बनाई जो महज सोच विचार में नहीं उलझी रहती। स्त्री भी उठा सकती है, और शायद ज्यादा असरदार तरीके से। बिल्कुल। और जनता उसे स्वीकार भी करती है। बाद में जब वो एक दूसरे आंदोलन में गिरफ्तार होती है तो उसे विजय की देवी कहा जाता है। शहर में पग पग पर उसकी जय जयकार होते हैं। हाँ। और ये जो अमरकांत का गांव जाकर सेवा करने का फैसला है, इसे कैसे देखें? क्या ये वाकई सेवा भाव है या फिर शहर की लड़ाई से एक तरह का पलायन? ये एक बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि वो ठीक उस वक्त शहर छोड़ता है जब सुखदा वहां एक लीडर बन रही है। एक नजर से देखें तो ये पलायन लग सकता है, जैसे वो सुखदा की कामयाबी से थोड़ा असहज हो गया हो। लेकिन दूसरी तरफ उसका शिक्षा व्यवस्था से मोहभंग हो चुका है। वो डिग्री की परीक्षा में बैठता तक नहीं है। वो कहता है, हमारी डिग्री है हमारा सेवा भाव। तो वो मानता है कि असली भारत और असली लड़ाई गांवों में है। वो शहर की हेडलाइन वाली लड़ाई छोड़कर जमीनी स्तर पर काम करने जाता है। पर गांवों में उसे शांति नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं। वहां तो शोषण का एक और भी घिनौना रूप उसका इंतजार कर रहा होता है। हाँ, वहां घोर अन्याय का राज्य था। महंत और उसके कारिंदे किसानों पर जुल्म करते हैं। और जब फसलों का भाव गिर जाता है और लगान देना नामुमकिन हो जाता है, तो किसानों का असली संघर्ष शुरू होता है। यहाँ भी अमरकांत के सामने दो रास्ते आते हैं। हाँ, एक तरफ स्वामी आत्मानंद हैं जो सीधे टकराव की बात करते हैं, और दूसरी तरफ अमरकांत है जो गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि शहर में सुखदा को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसका सारा संयम टूट जाता है। उसके अंदर जैसे आग लग जाती है। वो एक ऐसा जोशीला भाषण देता है कि उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसका शांति का रास्ता भावनाओं के एक तूफान में बह जाता है। और इसका अंजाम बहुत भयानक होता है। हाँ। जब अधिकारी किसानों के मवेशियों की कुर्की करने आते हैं तो हालात बिगड़ जाते हैं। पुलिस की गोलीबारी में कई लोग मारे जाते हैं। और विडंबना देखिए, अमरकांत का दोस्त सलीम, जो अब एक सरकारी अफसर है, वो उसी की मदद करने आता है, लेकिन स्थिति उसके काबू से भी बाहर हो जाती है। ये दिखाता है कि अच्छे इरादों का नतीजा हमेशा अच्छा नहीं होता। कर्म के रास्ते पर कीमत चुकानी पड़ती है, और कई बार वो कीमत बेगुनाहों को चुकानी पड़ती है। तो कुल मिलाकर कहानी हमें दिखाती है कि किरदार अपने उसूलों और समाज की सच्चाइयों के बीच लगातार जूझ रहे हैं। अपने विश्वासों पर चलने का क्या मतलब है, बदलाव की क्या कीमत होती है। ये उपन्यास कोई आसान जवाब नहीं देता, बस इन सवालों को हमारे सामने और गहरा कर देता है। बिल्कुल। और कहानी का अंत किसी एक की जीत या हार पर नहीं होता। सही। किरदार जेल से छूटते हैं, किसानों की समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बनती है, यानी संघर्ष अभी जारी रहेगा। असली जीत तो किरदारों के अंदर हुई है। हाँ, अमरकांत जमीनी हकीकत से जुड़ चुका है, सुखदा एक लीडर बन चुकी है। यहाँ तक कि लाला समरकांत जैसा कठोर और पैसे को पूजने वाला इंसान भी, वो भी बदल जाता है। और ये सिर्फ पुत्र स्नेह नहीं है शायद,
उन्हें पहली बार एहसास होता है कि उनके बेटे और बहू की लड़ाई उनकी अपनी भी है। बिल्कुल। जिस पैसे को वो अब तक सबसे ज्यादा मूल्यवान समझते थे, वो उसूलों के सामने बौना पड़ जाता है। और जब वो खुद अपने बेटे और बहू के लिए हड़ताल करवाते हैं और गिरफ्तार होते हैं, तो उनका किरदार एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। सही कहा, वो भी अपनी कर्म भूमि को पा लेते हैं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कौन जीता या कौन हारा। सवाल ये है कि किरदारों ने अपने कर्म का रास्ता कैसे चुना और उस पर चल के वो क्या बने। तो इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को समाप्त करते हैं। कर्मभूमि हमें कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि सोचने पर मजबूर करती है। और एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, कर्मभूमि में कर्म के दो शक्तिशाली रूप दिखते हैं। एक है सुखदा का, जो शहर में सबके सामने आकर सुर्खियों में रहकर नेतृत्व करती है, और दूसरा अमरकांत का। हाँ, जो गांवों में चुपचाप जमीनी स्तर पर काम करता है। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे समाज को ज्यादा स्थायी बदलाव के लिए किस रास्ते की ज्यादा जरूरत है? क्या उस चमकते हुए नेतृत्व की जो सबको प्रेरित करता है, या उस खामोश कर्म की जो चुपचाप समाज की जड़ें मजबूत करता है, या शायद दोनों की?